किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि आप रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो ये जो टॉपिक है आपको कंप्लीट ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, पहली बार हमने रासायनिक खादों का उपयोग 1966-67 में किया था, जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो पहली बार हमने जब रासायनिक खादों का उपयोग अपने खेतों में किया था तो उसके जो हमें चमत्कारिक फ़ायदे देखने को मिले थे, यानी कि जो हमारी उपज थी उसमें काफ़ी ज़्यादा, जो हमारी यील्ड थी उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें इंक्रीज बढ़ावा देखने को मिला था। तो उसके बाद से हम लगातार रासायनिक खादों का उपयोग करते आ रहे हैं। तो देखिए, 1966-67 में जब हमने पहली बार रासायनिक खादों का उपयोग किया था तो उस समय पे क्या था कि जब हम 1 किलोग्राम रासायनिक खादों का उपयोग अपनी फसलों में या खेतों में करते थे तो उससे जो उत्पादन में वृद्धि होती थी वो होती थी 25 किलोग्राम की। यानी कि 1 किलोग्राम यदि रासायनिक खादों का उपयोग किया तो उपज में जो वृद्धि हमें देखने को मिलती थी वो 25 केजी की देखने को मिलती थी। उसके बाद 1980 आते आते क्या हुआ कि 1980 के बाद फिर जब हम 1 केजी रासायनिक खादों का उपयोग अपनी फसलों में या खेतों में करते थे तो जो उत्पादन में जो ग्रोथ या वृद्धि देखने को मिलती थी, उपज में बढ़ावा देखने को मिलता था, वो देखने को मिलता था केवल 15 किलोग्राम का। यानी कि 25 से घटकर वो 15 किलोग्राम आ गया सेम रासायनिक खाद यूज करने पर अपनी फसलों में। उसके बाद 2006 आते आते क्या हुआ कि 2006 में यदि हम 1 किलोग्राम रासायनिक खाद अपनी फसलों में या खेतों में डालते थे तो उससे जो उपज में वृद्धि होती थी केवल 6 किलोग्राम की। यानी कि 1967 से 2006 आते आते केवल 1 किलोग्राम रासायनिक खाद डालने पर केवल 6 केजी उपज में वृद्धि हमें देखने को मिली। और यदि मैं आज की बात करूं 2020 और 21 की, तो आज हम रासायनिक खादों का उपयोग अपनी फसलों में अंधाधुंध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें खास इजाफा नहीं देखने को मिल रहा है। उसके विपरीत जो हमारी उपज है वो कम होती जा रही है। जो हमारी फसलों में रोग हैं, कीट हैं, उनकी समस्या हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि इसके पीछे का क्या कारण है कि जब 1966-67 में जब हमने पहली बार रासायनिक खादों का उपयोग किया था तो हमें इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसका जो असर है हमें कम देखने को मिलता गया। और अब की बात करें तो हमें कोई खास इजाफा अपने जो फसल की ग्रोथ है, उपज है, उसमें देखने को नहीं मिलता है। तो उसके पीछे का क्या कारण है वही इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए, इसके पीछे के 2 कारण हो सकते हैं। या तो जो खाद है वो उस क्वालिटी की अब हमें नहीं मिल रही है जो 1966-67 में मिल रही थी, या इसके पीछे का कोई और कारण हो सकता है। तो देखिए, वही हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोज आपको पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, इसके पीछे का जो कारण है, यदि हम खाद की क्वालिटी को दें तो देखिए वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खाद की क्वालिटी जो हमें 1966-67 में मिल रही थी वही आज भी मिल रही है, उतना ही परसेंटेज में, और वही सेम क्वालिटी में हमें जो फर्टिलाइज़र है, रासायनिक खाद है, वो हमें मिल रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक जो नकली खादों का भंडार है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। नकली खादों का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर बेचे जा रहे हैं, लेकिन हर फार्मर के पास नकली खाद पहुंच रहे हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ना ही ऐसा हो भी रहा है। और नकली खादों को आप ऐसा आसानी से पहचान भी सकते हैं, उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियोज भी हैं। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं घर पर कि असली है और नकली है। तो देखिए, सभी फार्मर के पास जो नकली खाद है वो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी फार्मर की अब ये समस्या देखने को मिल रही है कि रासायनिक खादों के उपयोग से कोई खास इजाफा उन्हें नहीं देखने को मिल रहा है। विपरीत उसके जो रोग हैं और कीट हैं वो उनकी फसल में बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि देखिए 1966 और 67 में जब हमने हरित क्रांति की शुरुआत की थी, उससे पहले जो हम अपने खेतों में उपयोग करते थे वो कार्बनिक खाद उपयोग करते थे। यानी कि हम टोटली जो कार्बनिक खेती है, जैविक खेती है, वो ही करते थे। हम गोबर की खाद का उपयोग करते थे या अन्य जो भी कार्बनिक खाद्य हैं, केंचुआ खाद या जो भी हैं, उनका ही उपयोग अपने खेतों में करते थे, जिससे जो हमारे खेत में कार्बन की मात्रा काफ़ी अच्छी थी। और कार्बन की मात्रा अच्छी होने के साथ साथ खेत में जो जीवाश्म, जो बैक्टीरिया हैं, वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद थे। तो आप जानते हैं, मान लीजिए आप यूरिया अपनी फसल में देते हैं, खेतों में डालते हैं, तो देखिए यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है एमाइड के फॉर्म में होती है। तो पौधे जो ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रेट फॉर्म में करते हैं। तो एमाइड से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है जो हमारी सॉइल में पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया जब हमारे सॉइल में 1966-67 में अच्छी मात्रा में थे, तो जब हम यूरिया या डीएपी देते थे, डीएपी आप डालते हैं तो उसके लिए भी पीएसबी जो बैक्टीरिया हैं, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम इन खादों को डालते थे या कोई भी अन्य रासायनिक खादों को डालते हैं
तो उसको उस रूप में लाने के लिए, जिस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, हमें बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। तो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हमारी सॉइल में होते थे उस टाइम पे 1966-67 में अच्छी मात्रा में उनके पाए जाते थे, क्योंकि उनको कार्बन की ज़रूरत होती थी। क्योंकि हम कार्बनिक खादों का उपयोग करते थे, गोबर की खाद, तो वो अच्छी मात्रा में मिलते थे। तो हम थोड़ा भी रासायनिक खाद देते थे तो वो पूरे को उसको कन्वर्ट करके पौधे को अवेलेबल करा देते थे, जिससे पौधे आसानी से ग्रहण कर पाते थे। धीरे धीरे हमने क्या किया, केवल रासायनिक खाद हमने डालना शुरू कर दिया और हमने जो गोबर की खाद है, कार्बनिक खादें हैं, उनको डालना बंद कर दिया। इससे क्या है, कार्बन की मात्रा घटती चली गई, हमारी सॉइल में जो सूक्ष्म जीव हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो लगातार कम होते गए और अब आज देखेंगे तो वो ना के बराबर हैं। उसके साथ साथ सॉइल में एरेशन अच्छा नहीं है, सॉइल हार्ड होती चली गई। तो जो हमारे जो बैक्टीरिया थे लाभदायक, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो हमारी सॉइल के अंदर ख़त्म होते चले गए। और अब हम रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो उनको एक रूप से जो दूसरे रूप में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, वो हमारी सॉइल में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए वो जो खाद है वो प्रॉपर तरीके से हमारे प्लांट को नहीं मिल पाता है, जिससे जो पौधे उसको नहीं ग्रहण कर पाते हैं और वो हमारी सॉइल में पड़ा रहता है, या कुछ लीच हो जाता है, कुछ सॉइल में पड़ा रहता है, जिससे सॉइल को हार्ड बनाता है और जिससे हमारी जो भूमि है और ज़्यादा खराब होती जा रही है। तो देखिए, अब इस समस्या का समाधान क्या है, हम क्या करें कि जो हम थोड़ा रासायनिक खाद दें, उसका हमें भरपूर जो हमें आउटपुट है, यानी कि जो उपज है वो अच्छी मिले, कम खाद देने पर भी, और हमारे खेत में भी कोई ज़्यादा नुकसान हमें देखने को ना मिले। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि अब आप जितना भी रासायनिक खाद का उपयोग एक साल में या एक फसल में करते हैं, उसकी मात्रा आधी कर दीजिएगा, और आधी का जो पैसा बचता है उसका आधी मात्रा का, तो उसको आप जो गोबर की खाद है या अन्य जो भी केंचुआ खाद है, कार्बनिक खाद है, उन पर खर्च कीजिए, उनको खेतों में डालिए, जिससे कार्बन की मात्रा इंक्रीज होगी, बढ़ेगी सॉइल के अंदर, और जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है उनकी मात्रा बढ़ेगी, जिससे आप थोड़ा भी खाद अपने खेतों में देंगे तो उसका आपको भरपूर आउटपुट मिलेगा, आपकी जो उपज है आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये आपको करना पड़ेगा। जब तक आप बैलेंस मात्रा में नहीं देंगे तो आप उससे अच्छा आउटपुट नहीं ले पाएंगे, और आपकी सॉइल में जो डिजीज हैं, जो कीट हैं, वो भी आपकी सॉइल में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आपको यही करना है, कार्बनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे जो रोग है, वो कीट है, वो भी कम आएंगे, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी सॉइल के अंदर बढ़ेंगे, जिससे हमारी जो हम रासायनिक खाद देते हैं वो पूरी तरीके से जो हमारे प्लांट को अवेलेबल हो पाएंगे और प्लांट उनको अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा। गोबर की खादों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें अपने खेतों में, कार्बनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और रासायनिक खादों का भी आप यदि उपयोग करना चाहते हैं करें, लेकिन कम मात्रा में करें। दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देखने को मिलेंगे हमारे खेतों में भी, और जो भी प्रोड्यूस हम तैयार करते हैं, जो भी प्रोडक्शन निकलता है, उसको कोई कंज्यूम करता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए भी, सेहत के लिए भी वो नुकसानदेह नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इसी तरीके से यदि हम काम करते हैं तो हम अपनी सॉइल को भी सुधार पाएंगे, मैक्सिमम आउटपुट भी ले पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।